आज है बच्चों, देखो आज है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें द्रव्य यानी कि मैटर, पदार्थ। दुनिया के जो जितने भी सामान तुम दिखाई देते हो वे सारे द्रव्य हैं, ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य तीन प्रकार के हों, या तो वे ठोस होंगे, या वे द्रव होंगे, या वे गैस होंगे। ठोस किसे कहें? जिसके आयतन और आकार निश्चित होता है, जैसा ईंट है, ठोस है। सोना है, ठोस है। अच्छा जी। फिर द्रव क्या होता है? जो बहने वाले पदार्थ हैं वे द्रव कहलाते हैं, और जो उड़ने वाले पदार्थ हैं वे गैस कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये है, इसमें दो पर हिस्से हैं इसके। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 मिश्रण। नंबर 2 है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी दो हिस्से हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, यानी कि दो से अधिक चीजों को मिलाने से मिश्रण बने। लेकिन इसमें समांग और विषमांग मिश्रण का क्या मामला है? समांग मिश्रण कैसा हो, विषमांग मिश्रण कैसा हो? पानी में तेल घुल जाएगा? नहीं घुले। तो वो पानी और तेल का मिश्रण कैसा होगा? विषमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण होगा? विषमांग मिश्रण। और पानी में चीनी घुल जाएगी तो कैसा मिश्रण होगा? समांग मिश्रण। उसे कहेंगे समांग। जान के समांग और विषमांग का? हाँ, ठीक है। तत्व पहचानते। तत्व क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट कहते हैं इसे वे शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव्य पाया जाता है और जिसे रासायनिक विधियों से और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं तत्व। या दूसरी परिभाषा है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आई बात समझ में? जैसा सोना है, सोना जो है एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गया। चांदी एक ही तरह से मिलकर बन गई। पित्तल, पित्तल क्या है? पित्तल जो है तत्व नहीं है, क्योंकि हमारे साड़ी में कहीं पित्तल नहीं है। हाँ, ये यौगिक भी हो सके जाता, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन या गैस, हाइड्रोजन गैस एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गई। ऑक्सीजन एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गई। लोहा एक ही तरह से मिलकर बन गई। तांबा एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गई। चांदी एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गई। सोना एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बन गया। आदि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बनते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व। सोना, चांदी और ये सारे तत्व हैं। हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन चलो, अब है मिश्रण। वे पदार्थ जो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। तो क्या परिभाषा है मिश्रण की? वे पदार्थ जो दो से अधिक तत्व अधिक अनिश्चित अनुपात में, निश्चित नहीं, अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जैसे उन्हें मिश्रण कहते हैं। दूध,
बालू और चीनी का मिश्रण, बालू और चीनी, रेत और चीनी मिला दो, बालू रेत, ये मिश्रण ही तो होगा, ठीक है, आदि आदि। अब है यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में कहें कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स यौगिक। यौगिक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज यौगिक, व्हाट इज कंपाउंड? वे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। मिलाने से बनते हैं। ये यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से वे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जैसे H2O पानी, CH4 मीथेन गैस है, C2H2 चीनी, C12 H22 O11 आदि। देखो यौगिक में और इसमें मिश्रण में क्या अंतर है? बात तो एक सी है, थोड़ा सा अंतर है, वो डिफर हो जाए। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनते हैं। अनिश्चित कितने मिला लो। और यौगिक दो वे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जैसे पानी है, पानी एक यौगिक है क्योंकि पानी का मतलब जब होता है उसका शुद्ध पानी से होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मीथेन गैस है, CH4 ये यौगिक है, C2H2 यौगिक है, C12H22 चीनी। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होती है चीनी, C12H22 आदि बहुत सारे यौगिक हैं। ठीक है, तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है।
भाग ले सकता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पूरी डेफिनेशन है परमाणु की। किसी परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, इसे दिखाते कैसे हैं? H जैसे हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रोमियम, ठीक है। थाम दो सर। परमाणु आको धातु अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणु, जैसे हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु आदि। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु भार। परमाणु भार से क्या समझते हो? तो इसकी डेफिनेशन है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के, अथवा से दूसरी डेफिनेशन होगी, हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान के कितने गुना भारी है। देखो ऐसा है, समझ लो जरा। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से, कार्बन 12 है, उसके उस कार्बन के परमाणु के 12 हिस्से करे। ठीक है, कितने हिस्से करे? 12 हिस्से। कार्बन के परमाणु के 12 हिस्से कर लो और उसमें से एक हिस्सा ले लो, उससे तोल ले जा, उससे कितना गुना भारी है। या फिर दो डेफिनेशन है इसमें, या फिर हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान के कितना गुना भारी है। मान ले तुमने पंद्रह तराजू में एक इधर रख लिए 15 हाइड्रोजन के परमाणु और इधर रख लिया जो भी होगा
क्लोरीन का परमाणु, तो क्लोरीन का एक चढ़ा हाइड्रोजन के 15 चढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, साराजू से मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के 15 चढ़ गए और क्लोरीन के एक चढ़ा। तो क्या परिभाषा बनाओगे इसकी तुम, क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का 15 गुना हो। क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का 15 गुना हो, 15 नहीं चढ़ रहे थे। या फिर दूसरी परिभाषा है, हाइड्रोजन के 1.008 भाग, या ये लगा लो सीधी भाषा में, एक हाइड्रोजन किसी का क्लोरीन का परमाणु है, ये तोलना हमें हाइड्रोजन के परमाणु से, तो उसमें 35 चढ़ेंगे या 17 चढ़ेंगे हाइड्रोजन के परमाणु, सबसे छोटे पार्ट से तोलें, ठीक है। हाइड्रोजन के क्या चढ़ गए 15, क्लोरीन का एक है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का 17 गुना भारी है, ठीक है। मान ली एक पलड़े में हाथी बैठा दिया और सारे स्कूल के बच्चे दूसरे पलड़े में बैठ गए, बराबर हो गया, तो हाथी का वजन क्या आया, हाथी का वजन उन स्कूल के बच्चे 150 बच्चे मान लिए, उन स्कूल के बच्चों के बार का 150 गुना है, 150 तो चढ़ रहे, 150 गुना भारी नहीं हो गया हो। ये मान के चलो कि सभी बच्चों में वजन बराबर है, ये जब माने कोई कम बत्ती नहीं मानेंगे, बराबर मानेंगे, तो कितना हो गया 150 गुना भारी हो गया। इसी प्रकार तो ये कहेगी परमाणु भार की परिभाषा है, यहाँ संख्या से ही नापा जा भार, वैसे नापा जा, तुला नहीं है इसके लिए, तुला नहीं होती सचिन, तुला नहीं होती, तराजू नहीं होती, संख्या से नापा जा, संख्या गिन सके, ठीक है। ठीक है। अणुभार क्या होता है, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से अथवा कितने गुना भारी है। कितने गुना भारी है, भारी है। अणुभार के लिए सूत्र होता है, अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। अगर किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व आपको पता है, 2 से गुणा कर दो, उसका अणुभार निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि Z होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित तथा स्थिर होता है। क्या समझ में आई परमाणु क्रमांक की परिभाषा, समझ में आए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे मान लें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इससे तुम समझ जाओगे कि इसके जो है, इसके परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करें, प्रोटॉन नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चार तरफ परमाणु, और इन पे नाभिक आवेश होता है। आवेश जो इलेक्ट्रॉन का है, ये नाभिक है, नाभिक के 4 और कक्षों में घूमे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और वे कक्षों में बैठे, बस 2 यहाँ को घूमेंगे, 8 यहाँ को घूमेंगे, 18 यहाँ को घूमेंगे, नो है सिस्टम से घूमे,
परमाणु के जो नजदीक वाली कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। और फिर क्या है 8 उससे थोड़ी सी दूर को, 18 उससे दूर को, 32 उससे दूर को चढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन का वितरण है। इलेक्ट्रॉन का वितरण समझाएंगे सभी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे भी समझाएंगे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए कहलाता है। यानी कि सूत्र बन गया आपका यू परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या ए बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी कि जेड। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जमा नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनकी संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलावे। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कहलावे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु में उपस्थित आवेशित कण निम्न है। यानी कि कौन कौन से ऐसे कण हैं जो परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु में, नाभिक में नहीं, परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कण हैं। परमाणु का एक नाभिक हो और नाभिक में क्या क्या कण हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले जो चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाए हैं वो इन्हें इलेक्ट्रॉन कहें। तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रॉन की परिभाषा ये है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज 1896 में जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप की। इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर एकांक माने इकाई, मन को कहे एकांक, इकाई ऋणावेशित कण होता है, जिसका ऋणावेशित होता है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है, के बराबर होता है। इसे ई, इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करें, ई से या e⁻⁻⁴ कैसे प्रदर्शित करें, इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करें, e या e⁻⁻⁻1 to 0 यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं, ठीक है। परमाणु बाहर है, परमाणु के बाहर होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन। है परमाणु में उपस्थित आवेशित कण निम्न हैं। कौन कौन से। नंबर 1 तो हमने बता था अभी, इलेक्ट्रॉन। और दूसरा नंबर आता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, कितना इकाई धनावेश होता है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के लगभग बराबर होता है। इसे P या P1H1 से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में उपस्थित अनावेशित कण न्यूट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि परमाणु में कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, ये तो परमाणु के नाभिक में रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षों में घूमते हैं, चक्का लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश हो, नफिक आवेश हो, प्रोटॉन जो नाभिक में है इस पर धनात्मक आवेश हो, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो तीसरा कण है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है नंबर 3 पे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु के नाभिक में रहे ये। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, कौन से में? 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी खोज न्यूट्रॉन की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने थोड़े दिन पहले करी थी, 1932 में। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे n या तो n या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एग्जांपल है बेरिलियम है 49 प्लस हीलियम है, हीलियम गैस होती है, उदासीन गैस होती है 24 इक्वल टू कार्बन परमाणु 612 प्लस क्या मिलेगा? एक नाइट्रोजन, एक न्यूट्रॉन मिलेगा। वैसे जब हीलियम पर इसकी रिएक्शन कराया जाए, इसमें बम्बार्डमेंट किया जाए, तो इसमें से एक न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, ये ध्यान करना है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहें, इसे क्या कहें, इसे क्या कहें, इसे क्या कहें, नीचे लिखी जाएगी, ऊपर संख्या ऊपर। इनमें तुम्हें पता करना है इस बात का, एक परमाणु संख्या है और एक परमाणु भार है। कौन से परमाणु संख्या है, कौन सा परमाणु भार है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब देखो जी, एस का जनरल साइंस का नेक्स्ट हेडिंग है मोल। मोल क्या होता है आज समझ लो, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है विज्ञान साइंस में। मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.02209 यानी कि दशमलव के 1 2 3 4 5 स्थान तक 4 3 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव के 7 स्थान तक इसका मान इंटू 10 टू द पावर 13 कितना मान होता है एवोगैड्रो संख्या का? 6.0220943 इंटू 10 टू द पावर 23 पाया जाता है। फिर समझ लो मोल की परिभाषा है, जरा ध्यान से समझनी है इसे। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? एक संख्या है जो 12 ग्राम, कितनी ग्राम? 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि मोल एक ऐसी संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। कितना होता है इसका मान? यानी कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.0220943 इंटू 10 टू द पावर 23 ये होती है। तो इसे ही हम एवोगैड्रो संख्या करते हैं। हो सकता है सब बच्चे सेकंड कर ले, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है तुल्यांकी भार।
यानी कि इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार क्या होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, कोमा ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग या क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त हो सके, तीनों से, या फिर उसके किसी यौगिक से इन द्रव्यमानों भागों को विस्थापित कर सके। आई बात को समझ, फिर समझ लो। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार समझना हमें। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग या क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त हो सके, क्रिया कर सके, तीनों से ही, तीनों में से कोई सा भी दे रखा, या उसके किसी यौगिक में से इन द्रव्यमान भागों को विस्थापित कर सके। उनके कोई यौगिक हैं, उनमें से हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग और क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग को विस्थापित कर सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जब किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार ग्रामों में प्रदर्शित किया जाए तब उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। क्या कहा? जब किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार ग्रामों में प्रदर्शित किया जाए तब उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। तो तुल्यांकी भार क्या हुआ? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार है। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर, तो क्या हुआ? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, यानी कि बटे में कहीं से भाग हो जाएगा उसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता से। इस प्रकार अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? बराबर अम्ल का अणुभार बटे भार बटे अम्ल की अक्षारकता। अब यह ग्राम तुल्यांकी भार में है। अक्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है? अक्षार, ये तुल्यांकी भार बराबर होता है अक्षार का अणुभार बटे अक्षार की अम्लता यानी कि एसिडिटी। अब है कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं। सम डेफिनेशंस। अम्ल है, अम्ल वे यौगिक होते हैं, वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर ये है हाइड्रोजन आयन। के अलावा कोई धन आयन नहीं देते, कोई धन आयन नहीं देते। कोई धन आयन नहीं देते।
जैसे HCl बराबर पानी है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है कोई भी हो, ये अपने आयन में टूट जाए, इसको जमा करने से उसका नतीजा क्लोरीन है, नतीजा। ये HCl क्या है? नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक। H से बन गया हाइड्रो, क्लोरीन, O से बन गया क्लोरिक, और तेजाबी भाई। ये पानी में घोल दिया तो हाइड्रोजन आयन निकल गए। पानी में घोलने पर अम्ल वे यौगिक होते हैं घुलने पर हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धन आयन नहीं देते। ये भी आयन है, क्लोरीन का आयन है, लेकिन धन आयन होगा हाइड्रोजन का ही, ठीक है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते, ठीक है। परिभाषाओं में आप परिभाषा है क्षार की। वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा कोई ऋण आयन नहीं देते, अक्षार कहलाते हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na तो सोडियम हो, इसे हाइड्रोक्सिल आयन है ये, तो इसे हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पानी में बोल रहे तो ये टूट जा, कहीं में सोडियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाए, ठीक है। यह है। अब है हेडिंग लवण। लवण क्या होता है? जिन यौगिकों के रासायनिक संगठन में अक्षारीय तथा अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, उसे लवण कहते हैं। या ये कहो कि अम्ल और अक्षार मिलकर, दूसरी परिभाषा क्या, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी है। अम्ल और अक्षार मिलकर, अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। जैसे अमल ले लो, कोई अमल ले लो, अमल याद हो थारे? HCl तो अमल हो, H2SO4 भी अमल हो, और कौन सा अमल हो? और कौन सा अमल है? क्या अमल ले लो? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। अमल ले लिया, और एक लवण वो ले लो, अक्षार। अक्षार तो फिर जाता है NaOH। ये दो पदार्थ ले लिए, क्रिया करवा दी, क्या बनेगा इससे? क्या बनेगा? NaCl, NaCl, एक हाइड्रो, एक ये ले लो OH, और एक H ले लो, दो OH और एक ऑक्सीजन आ गई, H2 बन गया। ये है अम्ल, ये क्या है? अम्ल। और ये अक्षार OH है ना इसमें, इसलिए अक्षार है। और फिर इसका क्या बन गया? NaCl लवण है, और ये क्या है? जल। यही तो बता आपने, दो परिभाषा बताई, दोनों सेम है वैसे तो। अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल ले लिया HCl, नमक का तेजाबी कहें से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहें, जमा NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर इसका नफी का यू जमा का है, नफी का है, यू जमा का है, यू नफी का है। देखो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन कैसी होंगी, इसका नफी का इसका जमा का, ध्यान दे, इसका जमा कर इसका जमा कर इसका नफी का मिलकर क्या बन गया, जमा का पहले लेके अगर नफी का एन और Cl निशान आने के, और फिर एक है हाइड्रोजन परमाणु यार, दो यहाँ हाइड्रोक्सिल परमाणु, तो ये मिल गया H और OH यानी कि H2O, H2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, जल बन गया। ठीक है, तो ये परिभाषा, दो परिभाषा लवण की होगी, आमद और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ये सब है पीएच मान। ये क्या हो पीएच मान? पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को पीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पीएच बराबर हो यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो हाइड्रोजन आयनों का लोग लेकर माइनस साइन, माइनस लोग हाइड्रोजन आयन। यदि किसी विलयन का पीएच बराबर 7 तो विलयन उदासीन होगा जैसे शुद्ध पानी, जिसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि पीएच भी कहें जिसे, वो अगर 7 है तो विलयन उदासीन होगा, वो शुद्ध होगा। यदि विलयन का पीएच मान कम है 7 से तो विलयन अम्लीय होगा। यदि विलयन का पीएच बड़ा है 7 से तो विलयन अक्षारीय होगा। ठीक है, देखो आज जीएस का जनरल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। और इसका आंसर ये है, जिस ताप पर कोई द्रव, क्योंकि क्वथनांक द्रव का ही होता है, उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या दूसरे शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब से अधिक होने लगता है तो उस टेम्परेचर को कहते हैं हम क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक क्या होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। इसका आंसर है, जिस ताप पर कोई द्रव जमने लगता है वह ताप उसका हिमांक कहलाता है। जैसे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना हो पानी का हिमांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है बर्फ में बदलने लगता है, तो उसे टेम्परेचर को कहेंगे हम हिमांक है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हर ठोस गलना शुरू हो, किस टेम्परेचर पे बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है, जिस ताप पर कोई ठोस गलना शुरू होता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बन जा और पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो इसका आंसर है, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम का संकेत U, रेडियम Ra आदि
स्वतः एक प्रकार की बेधी किरणें, यानी कि पेनिट्रेटिंग रेस, पेनिट्रेट कहें किसी वस्तुओं को आर पार निकल जाना, उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। यानी कि कैसे पदार्थ कहलाते हैं? यूरेनियम, रेडियम कैसे पदार्थ कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। उनके इस गुण को रेडियो एक्टिविटा उनके इस गुण को रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी। क्या क्वेश्चन था? रेडियो एक्टिविटा क्या होता है, यानी कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इसका आंसर हमने बताया था, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, क्या संकेत है यूरेनियम का? यू। रेडियम आरए आदि स्वतः अपने आप एक प्रकार की बेधी किरणें, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर, आर पार निकलने वाली जो किरणें हैं उन्हें पेनिट्रेटिंग पावर रेज कहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं तथा उनके इस गुण को रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम नाभिकीय विघटन क्या होता है? आर्टिफिशियल। तो इसका आंसर है तीव्रगामी कणों की बौछार करके स्थायी नाभिक को विघटित करके। कैसे नाभिक को? स्थायी नाभिक, स्थायी परमाणु का है, स्थायी तत्व का जो नाभिक है उसको विघटित करके दूसरे नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम विघटन कहते हैं। क्या है जी? कृत्रिम कणों की बौछार करके, तीव्रगामी कणों की बौछार करके, जो तीव्रगामी कण हैं उनकी बौछार करके स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियस, स्थायी जो नाभिक है उसे विघटित करके दूसरे नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम विघटन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना? 7, द्रव्यमान संख्या 14, प्लस ये हीलियम का परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना? द्रव्यमान संख्या 4। इसकी बौछार करी इस पे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का परमाणु। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 8 और द्रव्यमान संख्या 14। देखिए ऊपर 14 4 18 है, द्रव्यमान संख्या 14, ये 4, ये द्रव्यमान संख्या 18 होगी। परमाणु क्रमांक कितना? 7 और 2 9। देखो ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन का परमाणु जमा हाइड्रोजन का परमाणु,
कितना है? द्रव्यमान संख्या कितनी होगी ऊपर? 17 एक 18 और परमाणु संख्या कितनी होगी? 8 और 1 9, दोनों तरफ बराबर होगी। तो इसमें क्या किया? नाइट्रोजन परमाणु पे हीलियम की बौछार करके क्या बना? ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु बना बौछार करके। ठीक है, इसे कहते हैं कृत्रिम नाभिकीय विघटन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं के नाभिक कैसे होते हैं? इसका आंसर है, रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक, परमाणुओं के नाभिक अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। उनमें स्वतः विघटन को क्या कहें? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का गुण होता है। अर्थात जो रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु हैं, उनमें परमाणु के नाभिक जो है स्वतः विघटित होते रहते हैं। नाभिक स्वतः विघटित होते रहते हैं, यानी कि वे किरणें निकालते रहते हैं। उनके अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। वे जो तुम्हें रात को चमकता दिखाई देता है तो अल्फा बीटा और गामा किरणें ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन में परमाणुओं के नाभिक में क्या क्रिया होती है? क्या क्वेश्चन है? रेडियो एक्टिव विघटन में परमाणुओं के नाभिक में क्या क्रिया होती है? तो इसका आंसर है, परमाणुओं के नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। ये किरणें रेडियो किरणें कहलाती हैं। क्या बता? कौन सी किरणें निकले? अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। ये किरणें रेडियो किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिवता का गुण कैसे नाभिक में पाया जाता है? तो इसका आंसर है, रेडियो एक्टिवता का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है। कैसे नाभिकों में पाया जाता? जो भारी है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो ऐसे नाभिकों में पाया जाता है। आगे समझिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता का गुण कैसे नाभिकों में पाया जाता है? क्या था इसका आंसर? ये था, रेडियो एक्टिवता का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है। जिन परमाणुओं के नाभिक भारी होते हैं, उनके परमाणुओं में रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। प्राकृतिक नाभिक विघटन क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल फिशन? इसका आंसर है, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक अपने आप विघटित होकर अन्य तत्वों के परमाणु नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहा जी? प्राकृतिक नाभिक विघटन क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल फिशन? तो इसका आंसर है, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक अपने आप ऑटोमेटिकली विघटित होकर अन्य तत्वों के परमाणु नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है नाभिक विखंडन में। तो इसका एग्जाम्पल है
रेडियम परमाणु क्रमांक है T8 और द्रव्यमान संख्या 226 इक्वल टू रेनेडियम परमाणु क्रमांक 86 द्रव्यमान संख्या 222 प्लस हीलियम परमाणु क्रमांक 2 द्रव्यमान संख्या 4, इसमें विघटित हो जाता है, एक हीलियम परमाणु निकल गया इसमें से। ठीक है। दूसरा है थोरियम परमाणु क्रमांक 90 द्रव्यमान संख्या 234 234, ये बदल जाता है पैलेडियम जिसकी क्रमांक संख्या 91 है और द्रव्यमान संख्या 234 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार रेडियोएक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक अपने आप विघटित होकर अन्य तत्वों के परमाणु नाभिकों में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किसी कृत्रिम विधि की आवश्यकता नहीं होती न। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के विखंडन क्या होता है? व्हाट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर NUCLEAR, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन FISSIFISSION, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन FISSION, व्हाट इज ये क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? तो नाभिक के विखंडन क्या होता है? इसका आंसर है, बड़े ध्यान से देखो, आंसर है इसका, भारी परमाणुओं के नाभिकों में मध्य द्रव्यमान वाले परमाणुओं की नाभिकों में टूट जाने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत ही आसान है। नाभिकीय विखंडन क्या है? भारी परमाणुओं के नाभिक और हल्के परमाणुओं के नाभिक में टूट जाना। तोड़े कैसे उन्हें वो अलग बात है, लेकिन ये तो बात पता है, जैसे यूरेनियम का परमाणु कहीं क्या बेरिलियम में टूट गया तो परमाणु बन गया अलग। तो क्या बात बताई, फिर ध्यान से सुनो। भारी परमाणुओं के नाभिकों में, भारी परमाणुओं के नाभिक छोटे परमाणुओं के नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सीधी बात। इसमें क्या है? यूरेनियम बड़ा खतरनाक होता यूरेनियम। क्या है परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 92 92। द्रव्यमान संख्या 235। कितना है परमाणु क्रमांक? 92। क्या मतलब है इसके परमाणु क्रमांक का? द्रव्यमान संख्या ना परमाणु संख्या, क्या मतलब है? यूरेनियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन हो? जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो बाद में। प्लस कहीं का बम्बार्डमेंट करे, ऐसे कहीं से तोड़ा, ये अच्छी न्यूट्रॉनों की बमबारी करी और ये कहीं में टूट गया। बेरिलियम के परमाणु क्रमांक 56 और द्रव्यमान संख्या 121 है। प्लस क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन
जिसका द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 36 और द्रव्यमान संख्या 92 92 है, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा निकली 30 है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकला है। ये